ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समेदा ई क्लासेस फॉर उर्दू मीडियम में मैं महबूब सालवाडगी माविन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल एड्रामी तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात का दिल के अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आज बच्चों हम दहाते और गैर दाते यानी जमात दहम से दहाते और गैर दाते के आखिरी वक्फे में यानी 4th पीरियड में मालूमात लेने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज के इस आखिरी वक्फे में इस दहाते और गैर दाते यानी मेटल और नॉन मेटल के ताल्लुक से क्या कुछ हमें मालूमात हासिल करना है उसके ताल्लुक से अब हम देखेंगे। तो अजीज बच्चों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर दाते और गैर दाते के 4th पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं यानी मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ सदरसी नुकात होंगे? जी हाँ बच्चों, आज हम क्या है बोले तो उन दहातों का इस्तिखराज जो तामलती सिलसिले के दरमियान में पाए जाते हैं, दरमियान में जो धाते पाए जाते हैं उनका किस तरह से इस्तिखराज होता है, किस तरह से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर और यानी कचदात से हम किस तरह से उसको हासिल करते हैं। और यहां पर दो बहुत ही अहम अवामिल आपको देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक है रोस्टिंग और दूसरा जो है तखलीस। यहाँ इसके ताल्लुक से भी हमें क्या है यहाँ पर मालूमात हासिल करना है। उसके बाद बच्चों उन दहातों का इस्तिखराज जो तामुलाती सिलसिले के ऊपर की जानिब में पाए जाते हैं यानी टॉप एंड। ठीक है, तो टॉप एंड में कौन है आपको मालूम है बच्चों? जी हाँ, कौन से बताइए? वेरी गुड वेरी गुड। पोटेशियम है, सोडियम है, जी हाँ बच्चों, हाँ कैल्शियम है, हाँ और मैग्नीशियम है। ये तमाम जो है ये तामुलाती सिलसिले में ऊपर की जानिब पाए जाने वाले दहातों का किस तरह से हम इस्तिखराज करते हैं, हासिल करते हैं। तो इस तरह से दहातों का इस्तिखराज के बाद में हम उन दहातों की तखलीस यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किस तरह से करते हैं या क्या कुछ अमल हम वहां पर इस्तेमाल करके उस दहात को हम क्या बोले तो तखलीस करते हैं, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। और इस सबक की या बाप की आखिरी जो अहम मालूमात जो हमें हासिल करनी है वो है ताखुल यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोरिजन और ताखुल की रोकथाम यानी प्रिवेंशन मेजर टू अवॉइड दी कोरिजन। इसके ताल्लुक से हम क्या बोले तो आज के इस पीरियड में हम क्या है मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम भी क्या है बहुत ही खुश मिजाज होकर बहुत ही दिलचस्प एक ध्यान में रखकर क्या है इस सबक को सुनने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ चलिए सीधे रुख करते हैं हम उन धातुओं का इस तरह जो तामुलाती सिलसिले के दरमियान में पाए जाते हैं। तो देखिए वहां पर एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं? जी हाँ, जस्ट जिंक, लोहा और पीबी यानी लेड। ठीक है बच्चों, तो कुदरती माहौल में आमतौर पर ये धाते जो आप मिडल में आने वाले यानी तामुलाती सिलसिले में दरमियान में आने वाले जो होते हैं ये कुदरती माहौल में आमतौर पर किस हाल में पाए जाते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट की शक्ल में पाए जाते हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से निकालना इनके सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले आसान होता है। तो अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात पर बच्चों, धातुओं को उनके ऑक्साइड से निकालना हमें क्या है आसान होता है। किनसे? उन धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले में। अगर वो कार्बोनेट के हाल में मौजूद है या सल्फाइड के हाल में अगर वो मौजूद हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ऑक्साइड की सूरत में क्या करना चाहिए बच्चों में? तब्दील करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्साइड की सूरत में आसानी से हमें उनको अलहदा कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर इसके लिए ताल्लुक से यहां पर दो अमल आते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं यहां पर रोस्टिंग अमल। ये रोस्टिंग अमल ये वो अमल है जिसके जरिए सल्फाइड कच्छ धातुओं को, जी हाँ बच्चों, किस किस्म के? सल्फाइड कच्छ धातुओं को हम क्या करेंगे? ऑक्साइड में बदलने के लिए हवा की ज्यादती में
और बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। इस अमल को हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फाइड की कच्छ धात क्या पे ली गई? जिंक सल्फाइड। आप देख रहे हैं बच्चों? जी हाँ, तो देख रहे हैं वहाँ पर 2ZnS सॉलिड इट इज इन द फॉर्म प्लस वहाँ पर हम ऑक्सीजन की ज्यादती में गर्म करने पर, हरारत ज्यादा देने पर क्या हो रहा है? वहाँ पर जिंक ऑक्साइड में वो क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है? वहाँ पर खारिज हो रही है। इसी तरह से बच्चों और एक अमल है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे हम कहते हैं तखलीस या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होता है? जैसा वहां पर रोस्टिंग में सल्फर कच्छ धाते थे, यहां पर कार्बोनेट के कच्छ धातों को, जी हाँ बच्चों, कार्बोनेट के कच्छ धातों को ऑक्साइड में बदलने के लिए महदूद हवा में, बहुत ही कम हवा में हम क्या करते हैं? काफी गर्म किया जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? तखलीस कहते हैं। तो अब यहां पर मिसाल के तौर पर कार्बोनेट का कच्छ धातु किसको लिया गया? जिंक कार्बोनेट को। ठीक है बच्चों, तो वहां पर आप देखते हैं जिंक कार्बोनेट को सीधे तौर पर हरारत दे रहे हैं हम, वहां पर ऑक्सीजन हमें सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर हम क्या कर रहे हैं? हवा की महदूद हालत में बहुत ज्यादा गर्म देकर यानी हरारत देकर हम उसको ऑक्साइड में तब्दील कर रहे हैं। तो ये दो अवामिल जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, रोस्टिंग और तखलीस, ये क्या करते हैं बोले तो हम जो कच्छ धात के जो ऑक्साइड सल्फाइड में है या फिर कार्बोनेट की हालत में होते हैं, उनको हम तब्दील कर रहे हैं किसमें? ऑक्साइड की हालत में। क्यों बच्चों, कोई बता सकते हैं? जी हाँ, अभी पिछले ही हम स्लाइड में हम देखा कि भाई हम क्या करते हैं, धातुओं को इस्तेखराज करना है सबसे पहले, तो हम उनकी ऑक्साइड की हालत में हमें आसानी होंगी। अब जो ऑक्साइड में तब्दील हुए कच्छ धातु को हम क्या करते हैं वहां पर? अब धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वहां अमल तहवील यानी रिडक्शन प्रोसेस हम वहां पर क्या करते हैं, या रिडक्शन तरीका को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन हटाएंगे तो हमें वहां पे धात इस्तेखराज हो जाएगी, हमें धात हासिल होंगी। तो हम यहाँ पर बतौर तहवील एजेंट के तौर पर यहाँ पर हम किसको इस्तेमाल करें? देखिए यहाँ पर बच्चों, इसके बाद हम कार्बन, जी हाँ बच्चों, कार्बन जो एक गैर धातु है, कार्बन जैसे किसी मुनासिब तहवील एजेंट को, रेड्यूसिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल से धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइडों में जो को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो इसकी धातु जिंक में क्या होती है? वो तहवील हो जाती है। तो यहां पर आप देखते हैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ तामुल कराने से हमें जिंक एक सॉलिड स्टेट में यानी ठोस हालत में हमें हासिल होता है। जिंक जिसे हम जस्त कहते हैं, एक धातु है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वहां से खारिज हो जाती है। तो यहां पर बताओ कार्बन क्या है? एक रेड्यूसिंग एजेंट है, एक तहवील एजेंट है। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो धातु ऑक्साइडों की धातुओं में तहवील के लिए यानी धातु ऑक्साइड को निकालने के लिए धातुओं में तहवील के लिए कार्बन के इस्तेमाल के अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं? हटाओ तामुल का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। हर हमेशा में सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर किस किस्म की कच्छ धात है, किस किस्म की कच्छ धात से ऑक्साइड में हासिल हुआ है, उसकी बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी हम क्या है? हटाओ तामुल का भी इस्तेमाल करके वहां से ऑक्सीजन को हटाकर धात को हासिल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह तहवील एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कार्बन एक ही नहीं, कार्बन के साथ में ये तमाम भी क्या है? तहवील एजेंट होते हैं। तो अजीज बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक मसावत है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ तामुल पाते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर मैग्नीज वो क्या है? देखिए बच्चों, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड खारिज हो रहा है, मगर हीट यहां पर याद रखिए बच्चों, ये जो हरारत है यहाँ इतनी ज्यादा होती है, इस तामुलात के दौरान इतनी ज्यादा हरारत होती है कि भाई जो धात यहां से हासिल होती है वो उस हरारत की वजह से वो पिघली हुई हालत में हमें हासिल होती है। इसलिए वहां पर आपके लिए एक जुमला वहां पर लिखा गया है, ये हटाओ तामुल। देख रहे हैं यहां पर आप, ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है बोले तो मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा रहा है यहां पर। तो ये हटाओ तामुल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज्यादा हरारतजा होते हैं, यानी इतनी हरारत वहां से खारिज होती है कि धातु जो है वो पिघली हुई हालत में हमें क्या होती है? हासिल होती है। उसी के साथ और एक मिसाल यहां पर हम देखेंगे, फेरिक ऑक्साइड के साथ में जब एल्यूमिनियम को हम तामुल कराते हैं तो यहां पर क्या होता है? देखिए बच्चों,
एल्यूमिनियम क्या कर रहा है बोले तो वो ऑक्सीजन को लेकर चले जा रहा है, ठीक है। और यहां पर आयरन हमें इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो देखिए बच्चों यहां पर स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, उसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। तो वहां पर एक मैकेनिक जो है वो क्या कर रहा है बोले तो रेल की पटरियों के दरमियान क्या कर रहा है, वहां पर वो वेल्डिंग का वर्क कर रहा है। तो ऐसे तामुल जहां पर हटाओ तामुल जहां पर ज्यादा हरारत खारिज होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्माइट। थर्म के माने जो है हरारत के, थर्माइट यानी हरारत खारिज होने वाली रिएक्शन थर्माइट तामुल कहते हैं। और इस किस्म के थर्माइट रिएक्शन को या थर्माइट तामुल को हम कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम कि तामुलाती सिलसिले में ऊपर की जानिब पाए जाने वाली धातुओं का, जी हां बच्चों, तो अजीज बच्चों आप कोई बता सकते हैं कि तामुलाती सिलसिले में सबसे ऊपर कौन पाए जाते हैं, बताइए। जी हां, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी नॉलेज है आपके पास बच्चों, ठीक है। कौन से बताएं, सोडियम है, जी हां, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जी हां, ये जो होते हैं बहुत ही ज्यादा तामुल पजीर होते हैं, यानी दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर पोटेशियम है, सोडियम है, हाँ, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये जो धातुएं होते हैं ये तामुलाती सिलसिले में ऊपर की जानिब पाई जाते हैं। इनकी तामुलाती शरह ज्यादा होने की अवज में या इनकी तामुलाती शरह ज्यादा होने की वजह से ये कशरे अर्ज में मुरक्कबात की शक्ल में पाए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये धातुएं काफी तामुल पजीर होते हैं, इसलिए इन्हें तहवील एजेंट के जरिए, यानी हमें तहवील एजेंट किसको इस्तेमाल करते हैं वहां पर, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये तमाम तहवील एजेंट के तौर पर जरिए से इस्तेमाल करके हमें मुतल्ला का धातु हमें तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि इनकी वाबस्तगी यानी इनका जो अटैचमेंट जो होता है वो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन से ज्यादा होता या ज्यादा होती है। ये धातुएं हमें अगर इस्तिखराज करना है तो हमें इनको एक अमल के जरिए हमको इस्तिखराज करते हैं। वो कौन सा अमल है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट तहवील के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हासिल किए जाते हैं। तो अजीज बच्चों, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम को इनके पिघले हुए क्लोराइड की बर्फ पाशिदी के जरिए हासिल किया जाता है, क्यों? तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि भाई क्योंकि ये ज्यादा तामुल होने की वजह से और ये कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन से वाबस्तगी रखते हैं, इसलिए हम इनको बर्फ पाशिदगी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहां पर लिया गया है, क्या है बच्चों ये मिसाल, जी हां, सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड। अब ये सोडियम क्लोराइड से सोडियम का इस्तिखराज किस तरह से होता है अब हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको अजीज बच्चों एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक जो वहां पर एक टंकी है जिसमें हम क्या किया है, पिघले हुए NaCl को, याद रखिए बच्चों, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के लिया गया है उसकी शक्ल में उसको, फिर वहां पर दो इलेक्ट्रोड उसमें दाखिल किए हैं, एक कैथोड है जो मनफी बर्क बरदार होता है और एक एनोड है जो मस्बत बर्क बरदार होता है और उसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। अब जब हम उसमें करंट बहा देते हैं या करंट उसमें गुजारते हैं तो यहां पर क्या होता है बोले तो NaCl का जो महलूल है वो आयनों में तब्दील होता है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है वो बट जाता है, तहलील पाता है। तो इसके अवज में जो धाते होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या है, मस्बत बर्क बरदार होते हैं और मस्बत बर्क बरदार होने की वजह से ये कैथोड पर आकर क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं वो, ठीक है। और इसी तरह से जो क्लोरीन, जो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस जो होती है क्लोरीन, वो एनोड पर जाकर एक क्लोरीन की गैस की शक्ल में क्या होती है, वो वहां से खारिज होती है। इस बर्क पाशिद का अमल मुकम्मल होने के बाद में हम कैथोड से हम क्या कर सकते हैं बोले तो सोडियम को हम हासिल करते हैं। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं धातें जो कैथोड पर, देखो धातें जो मस्बत बर्क बरदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्लाइड डोनर कहलाते हैं, देने के बाद उन पर मस्बत बर्क बरदार चार्ज आता है तो वो मनफी चार्ज शुदा इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं बच्चों, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। मनफी चार्ज शुदा इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, वो जमा होते हैं। उसी तरह से क्लोरीन जो है, जो मनफी बर्क बरदार होती है, वो मस्बत चार्ज यानी एनोड पर गैसी हालत में क्या होती है, वो उस बर्क पाशिदी अमल के जरिए
खारिज होती है। इस तरह से हम क्या है, एक बर्क पाशीदगी के जरिए हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेखराज करते हैं। तो अजीज बच्चों, अब तक हमने देखा कि भाई धातुओं का इस्तेखराज, अब हम धातुओं की तखलीस के ताल्लुक से देखेंगे, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मुख्तलिफ तहवील अमलों के जरिए हासिल शुदा धातें बहुत ज्यादा खालिस नहीं होते। तो अजीज बच्चों, इस जुमले का मतलब क्या है कि भाई जो मुख्तलिफ अमलों के जरिए हमने धातुओं को जो हासिल किया है वो पूरी तरह से खालिस नहीं होते, उनमें और भी चंद थोड़ी कम मिकदार में क्या होती हैं, मिलावटें होते हैं। तो उन मिलावटों को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर धातुओं की तखलीस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गैर खालिस धातुओं की तखलीस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो तरीका है वो है बर्क बाशिदी तखलीस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जी हाँ बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए आपकी दरसी किताब में भी वहां पर एक शक्ल है, एक सरगर्मी है, जहां पर आप देखते हैं एक टैंक है। ठीक है, उसी टैंक में जो है वहां पर दो इलेक्ट्रोड को नस्ब किया गया है, एक कैथोड है और एक एनोड है, और ऊपर एक बैटरी से उससे कनेक्शन करके एक कुंजी दी गई है। तो और वहां पर तेजाबी कॉपर सल्फेट का वहां पर महलूल डाला गया है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम इतना एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद में जब हम इसमें बर्क गुजारते हैं, बिजली गुजार देते हैं, तो वहां पर उस कॉपर सल्फेट का जो महलूल है, तेजाबी कॉपर सल्फेट का महलूल, वो क्या होता है बोले तो आयनों में बढ़ जाता है। और आप देखते हैं वहां पर कैथोड जो है, ठीक है बच्चों, जो मनफी बर्क बरदार होता है, और एनोड जो है मस्बत बर्क बरदार होता है। कैथोड जो प्योर खालिस धात की एक पट्टी होती है जो बहुत ही बारीक होती है, और एनोड जो क्या बोलो तो वो गैर खालिस धात की क्या है, वो क्या पट्टी होती है जो ज्यादा उसकी मोटाई होती है। जब बर्क हम उसमें गुजारते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या होता है बच्चों, वहां पर जो कॉपर है वो उस एनोड को वहां से निकल कर क्या है, कैथोड की तरफ, यानी कॉपर हमें मालूम है वो एक मस्बत बर्क बरदार होता है, तो वो आकर कहां पर डिपॉजिट होता है, जमा होता है वो कैथोड पर, जो इलेक्ट्रॉन वहां से हासिल करके उसी पट्टी पर जमा होता है। तो शुरुआत में जो है अजीज बच्चों, कैथोड जो एकदम बारीक खालिस धात की पट्टी थी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस अमल जब कंप्लीट होने की हालत में आ जाएगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि भाई जो कैथोड जो बारीक थी, यानी प्योर खालिस धात की थी, वो मुकम्मल होने पर क्या हो, एकदम ज्यादा वहां पर कॉपर आकर डिपॉजिट होके 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 वो पट्टी की जो जसामत ज्यादा होती है, और एनोड की जसामत क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए हम क्या है बोलो तो धातुओं की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या है, खालिस हालत में उसको हम हासिल करते हैं। तो एक सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन इस बर्क पाशीदगी के जरिए हम क्या करते हैं, मजीद धातुओं को हम क्या करते हैं बोलो तो रिफाइन करते हैं या तखलीस हम करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस उन्वान की, यानी इस धाते और गैर धाते सबक की आखिरी कड़ी, यानी आखिरी अहम मालूमात जिसे हम हासिल करेंगे वो है दाखिल। तो अजीज बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। तो तीनों में आप देख रहे हैं वहां पर एक टेस्ट ट्यूब में हमने पानी लिया है और वहां पर उसको एक कॉक के जरिए बंद किया है, और अंदर जो है लोहे की कील डाले हैं। डालने के बाद कॉक को बंद करने पर लोहे की कील आधे जो है पानी में डीप है, डुबे हुए हैं, और हवा उसके तरफ में घिरी हुई है। उस तरह से जो हम दूसरे में देखेंगे टेस्ट ट्यूब बी में, तो वहां पर हमने उबला हुआ कसीदा पानी लिया है। क्यों? क्योंकि उस पानी में तहलील हवा को, यानी तहलीली हवा जिसके अंदर हवा की मिकदार पाई जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए उसको उबाला जाता है। उबाल कर हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उबले हुए पानी में टेस्ट ट्यूब में लेकर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करने बोले तो लोहे की कील पूरी तरह से डिप कर रहे हैं, और ऊपर एक तेल की परत डाल रहे हैं ताकि पानी में हवा की तहलील को रोके, यानी ऊपर से जो भी हवा आएंगे तो वो पानी के अंदर दाखिल ना हो बोल के वहां पर हमने क्या किया, एक तेल की एक परत को वहां पर डाल दिया है और ऊपर से उसको कॉक के जरिए बंद किया है। उस तरह से टेस्ट ट्यूब सी में आप देखिए बच्चों, वहां पर क्या है बोले तो एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ नाबेदा कैल्शियम क्लोराइड, जो आमतौर पर खुश्क कार कहते हैं, हवा जो भी मौजूद है उस टेस्ट ट्यूब में कॉक बंद होने के बाद में कॉक को जो हमें क्लोज करते हैं तो वहां पर जो भी दरमियान में हवा उसके अंदर मौजूद होती है वो खुश्क हो जाती है। तो इनको तीनों को हम रखेंगे तो चंद वक्फे के बाद में, वक्त गुजर जाने के बाद में, समझिए अभी 1 घंटा 2 घंटे के बाद जो हम इसका इन तीनों टेस्ट ट्यूबों का मुआवजा करेंगे, जब हम इसको देखेंगे इन तीनों को,
तो हम पाएंगे कि भाई टेस्ट ट्यूब ए में जो लोहे की कीले जो हैं वो जंग आलूदा होते हैं, उन पर क्या है हमें रस्ट नजर आता है। मगर टेस्ट ट्यूब बी और सी में हम ये खासियत नहीं देखते। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कहते हैं अक्सर धातुओं को लंबे वक्फे के लिए खुली हवा में रखा जाए तो इनकी सतह मुतासिर होती है या हो जाती है। इस अमल को हम ताखिल या जंग लगना कहते हैं। तो बकिया टेस्ट ट्यूब बी और सी में हम यहां पर कीलों को जंग नहीं देखते, क्योंकि ये हवा के साथ क्या है या पानी के अंदर हवा जो मौजूद है वो उसके साथ तामुल या उनके राब्ते में नहीं आते हैं। और सी में भी आप देखते हैं वहां पर खुश हवा होने की वजह से वो बिल्कुल वहां पर भी हमें ताखिल नजर नहीं आता। इसलिए ताखिल से क्या मुराद है बच्चों, बताइए। जी हां, अक्सर धातुओं को लंबे वक्फे के लिए खुली हवा में रखा जाए तो इनकी सतह क्या होती है अजीज बच्चों, मुतासर होती है, और वहां पर मुतासर होकर जंग लगता है या ताखिल होता है आमतौर पर, उसको हम कहते हैं ताखिल या जंग लगना। तो चलिए बच्चों, फिर हम देखेंगे अभी चंद तस्वीर जहां पर हमने आम तौर पर देखते हैं कि भाई जंग किस तरह से लगते हैं। तो ये एक लोहे की एक पाइप है, उस पर हम जंग लगने को हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दूसरी मिसाल कि इस तस्वीर में भी हमें लोहे से बने हुए जो पाइप हैं उस पर हमें क्या है बहुत लंबे वक्फे तक इनको खुले हवा में छोड़ देने से वो ऊपरी जो उनकी परत है वो क्या हुई है, वो ताखिल हुई है या खोरिजन हुई है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कार जो लंबे वक्त तक बाहर माहौली हवा के अंदर छोड़ देने पे, हवा में छोड़ देने से, रख देने से क्या हो रहा बोले तो वहां पर पूरी कार की जो ऊपरी जो परत है वो क्या हुई है, वो ताखिल हुई है। फिर उसे हम कहते हैं जंग लगाए। तो इसी तरह से अब आप देख सकते हैं सिल्वर को हवा में खुला रखने से, सिल्वर कहते हैं, तो उसे उर्दू में हम क्या कहेंगे, उसे चांदी। तो अब आपने आप देखा होगा अपने घरों के अंदर, अपने ऑर्नामेंट्स के अंदर चांदी चंद वक्फे बाद क्या हो जाती है अजीज बच्चों, जी हाँ, काली पड़ जाती है। तो काली होने की वजह क्या है, सियाह होने की वजह क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर यानी चांदी को हवा में खुला रखने से ये हवा में मौजूद सल्फर के साथ, अजीज बच्चों याद रखिए इस बात को आप नोट डाउन कीजिए, हवा में मौजूद किसके साथ, सल्फर के साथ तामुल करके सिल्वर सल्फाइड की क्या सियाह परत बना लेती है। तो मैंने वहां पर अंडरलाइन किया है सिल्वर सल्फाइड की सियाह परत। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, सिल्वर को काफी हद तक या देर तक हमें खुला रखने से वहां पर एक सियाह परत होती है, तो उसका कीमियाई नाम बताइए। तो आपको आना है सिल्वर सल्फाइड। और हवा में किस गैस के साथ तामुल पाती है, तो सल्फर के साथ क्या करती है, तामुल पाती है। इस बात को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। और आप देख रहे हैं वहां पर कॉपर यानी तांबे का एक पाइप आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर बच्चों, जी हाँ, उसके ऊपर आप एक हरा या सब्ज परत आपको नजर आ रही है। कॉपर क्या करता है बच्चों, हवा में खुला रखने से बहुत देर तक हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों इस बात को, कॉपर जो है हवा में हम लंबे अरसे तक उसको खुला रखेंगे तो वो हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करके सब्ज परत बना लेते हैं। और ये सब्ज परत या हरा मद्दा अस्सासी कॉपर कार्बोनेट इस तरह से होता है। उसके बाद लोहा जो आमतौर पर हमने देखे हैं, लोहे को हवा में खुला रखने से इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक बोरन की परत बनती है। तो अजीज बच्चों ये सिल्वर, कॉपर और लोहे कि किस तरह से ये दाखिल होते हैं और ये हवा में मौजूद किन गैसों के साथ तामुल करके ये अपनी परत बना लेते हैं, इसकी मालूमात आप अच्छे तरीके से अपने बयाजों में नोटबुक में दर्ज कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे दाखिल की रोकथाम किस तरह से करनी है। तो अजीज बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं दाखिल के दर्ज झेल तरीकों से हम क्या है रोका जा सकता है। उसमें नंबर 1 है पेंट करने से, जो आमतौर पर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। पेंट करके हम किसी लोहे या लोहे से बने अशिया को हम जंग लगने से या ताकल होने से रोकते हैं। उसके बाद है सतह पर तेल लगाकर, ये थोड़ा वक्तन होता है, वहां पर तेल लगाकर हम थोड़े वक्त के लिए इसको ताकल होने से रोकते हैं। और तीसरा जो है ग्रीस लगाकर। ठीक है, तो अजीज बच्चों यहाँ पर एक इंसान जो है क्या कर रहा है बोले तो एक दहात की एक शक्ल को यानी एक बनाए हुए एक शक्ल को क्या कर रहा है वो पेंट कर रहा है। पेंट करने की वजह क्या है, ताकि ये लंबे अरसे तक इसको ताकल से रोक सके। ठीक है बच्चों, तो अजीज वो फोर्थ वन जो है क्रोम प्लेंटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तस्वीर है मोटर बाइक की, जहाँ पर आपने देख रहे हैं कि उसके जो व्हील जो है या उसका इंजन जो पार्ट है वहाँ पर क्रोमियम के जरिए परख पाशिद के अमल के जरिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो लोहे से बने औजार को वहाँ पर एक क्रोम की प्लेटिंग कर रहे हैं ताकि ये बहुत दिनों तक इस पर ताकल या जंग ना हो सके।
एक तो ये खूबसूरत भी लग रही है, साथ ही साथ ये क्या बोले तो ताक़िल के अमल को भी रोकती है। ये फोर्थ स्टेप है। और उसके बाद में एनोडाइजिंग, वेरी गुड बच्चों। एनोडाइजिंग एक ऐसा अमल है जहां पर एल्यूमिनियम की धातु को हम क्या करते हैं बोले तो बर्फ पाशिदगी के जरिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हुए उस बर्फ पाशिद अमल में वहां पर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से बने धातुओं पर एक ऑक्साइड की परत बनाते हैं और उस पर अलग अलग किस्म के जो हम चाहते हैं वो रंग देकर उसे पुरकश बनाते हैं और एकदम खूबसूरत बनाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि शायद पेट्रोल पंप वगैरह या बड़े बड़े मॉल के अंदर आपको एल्यूमिनियम की शीट आपको एकदम खूबसूरत नजर आती है और वो लंबे दिनों तक यानी कई सालों तक उस पर ताक़िली अमल नजर नहीं आता। और उसके बाद में बच्चों और एक अमल है, आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर नहीं है वो क्या है, जस्तकारी या गैल्वेनाइजेशन जिसे हमें कहते हैं। अजीज बच्चों, हम ताक़िल की रोकथाम के तरीके के ताल्लुक से मुताला कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद घरेलू इस्तेमाल किए जाने वाले अशिया हैं। ठीक है, थोड़ा आप कैमरे के नज़दीक थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है बच्चों, स्टेनलेस स्टील। और हर औजार में देंगे तो आपको स्टेनलेस स्टील दिखेगा। तो ये भी एक तरीका है जिसे हम कहते हैं जस्तकारी या अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पर लोहे और स्टील की बनी अशियाओं को ताक़िल रखने से या ताक़िल को रोकने से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर एक जस्त की एक परत चढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तकारी। इस जस्तकारी के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, ताक़िल की रोकथाम कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक आम तरीका है ताक़िल की रोकथाम करने के लिए। अब आते हैं भर्त, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं अलाय। ठीक है, भर्त क्या है, भर्त दो या दो से ज्यादा धात या एक धात और गैर धात का एक मुतजानिस आमिजा क्या कहलाती है, भर्त कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर धात में से एक मर्क्यूरी हो या पारा हो तो भर्त को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अजीज बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई ये क्या है, जी हाँ, ये दिल्ली के अंदर मौजूद ये किला है। क्या बताओ बच्चों, कुतुब मीनार, वेरी गुड। और कुतुब मीनार के बाजू में जो है एक आहनी सुतून है जो एक भर्त से बना हुआ है, जो करीबन 1600 के अंदर बनाया गया था। तो आज हम देखेंगे तो करीबन 400 या 450 साल के इस दौर में वो अब तक क्या बोले तो ताक़िल नहीं हुआ है। ये भर्त के ताल्लुक से कदीम जमाने के लोग बहुत ही अच्छा इल्म रखा करते थे। और साथ ही हम यहाँ पर और एक तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, क्या है, तोफ भी अक्सर क्या होते हैं, वो भरत से बने होते हैं। तो कई लंबे अरसे तक ये क्या है बोले तो माहौल में खुला छोड़ देने से, हवा के साथ खुला तौर पर छोड़ देने से उसमें किसी किस्म का हमें कोरिजन नजर नहीं आता है। तो अजीज बच्चों, भरत की जो एक बरकी एसालियत हो और उसकी नुक्ता गदाकत और नुक्ता जोश क्या होती है, वो काफी कम होती है। किसके अवज में, उस धात जो धात से वो बनी होती है, जिस धात से वो बनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेंगे पीतल या ब्रास जिसे कहते हैं, ये कॉपर और जिंक से बना हुआ एक भर्त है। उसी तरह से कांसा जो आमतौर पर हम कहते हैं, ये किससे बना, ब्रोंज जिसे कहते हैं, कांसा बोले तो ब्रोंज। तो यहां पर ये कॉपर और टिन से मिला हुआ एक मुतजानिस आमिजा है। ये बिजली के अच्छे मौसिल नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों कॉपर से बने हुए, कॉपर एक उम्दा मौसिल है बिजली का, मगर जब ये भर्त में तब्दील हो जाते हैं दूसरों धातुओं के साथ में तो ये बिजली के बहुत ही कम मौसिल या गैर मौसिल होते हैं। उसी तरह से बच्चों और एक भर्त है जिसे हम कहते हैं सोल्डर। ठीक है, सोल्डर ये किसके बोले तो ये लेड की एक भर्त है, लेड के साथ उसमें वहां पर टिन मौजूद होता है। तो ये जो है ये इसके नुक्ता गदाख्त यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। अगर आप देखेंगे कि भाई लेड का जो नुक्ता है गदाखत जो है वो हाई होता है, कोई धात है, मगर जब ये भर्त में आ जाता है, भर्त बना लेता है किसके साथ, टिन के साथ में, तो उसका नुक्ता गदाखत कम हो जाता है। तो सोल्डर जो होती है बच्चों, ये एक भर्त है, ये हम क्या करते हैं बोले तो बरकी तारों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज बच्चों, मैं समझता हूं कि अब तक जो भी तदरीस नुकात थे उसके ताल्लुक से मैंने मालूमात आप तक पहुंचाई है और आपने उसको दर्ज भी किया होगा। तो चलिए अब हम उसके ताल्लुक से इयादा करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है अजीज बच्चों, थर्माइट तामुल कहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सही बच्चों, सही कहा आपने, वो रेल की पटरियों को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, कार्बन के अलावा
बतौर तहवील एजेंट किन को इस्तेमाल करते हैं? ठीक है बच्चों, कार्बन तो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के अलावा और भी तहवील एजेंट है, वो कौन से बताइए बच्चों? वेरी गुड, सही तरीके से बताया आपने, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। वेरी गुड बच्चों, मैं समझता हूं कि आपने जो भी नुक्ते यहां पर बताए गए उसको आपने अपने नोटबुक में दर्ज किए होंगे। चलिए तीसरा सवाल, किस अमल के जरिए दांतों की तखलीस होती है? आपको उस अमल का नाम बताना है बच्चों। वेरी गुड, जवाब जो है वो बर्क पाशीदगी, बर्क पाशीदगी है जिसके जरिए धातुओं की तखलीस होती है। वेरी गुड बच्चों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, तांबे की सब्ज परत का कीमियाई नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं तांबा एक धातु है, उसको खुली हवा में छोड़ देने पर क्या होता है, उस पर एक सब्ज परत आ जाती है, तो उसका कीमियाई नाम बताइए बच्चों। जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आपसे। जी हाँ, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से रोकने के लिए कोई दो तरीके बताइए बच्चों। जी हाँ, वेरी गुड, कोई दो तरीके, वेरी गुड बताइए। वो पेंट करना है, जस्ट की परत चढ़ाना है। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने याद है कि मैं पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूं भाई इसके अंदर जो भी मालूमात दिए हैं वो आपने अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। तो चलिए वो आखिरी इस वक्फे की जो कड़ी है वो घर पर काम है, होमवर्क। तो होमवर्क में यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। रोस्टिंग और तखलीस के दरमियान फर्क बताइए। तो अजीज बच्चों, इसके ताल्लुक से मैंने आपको मालूमात दी है, तो आप अच्छी तरीके से रोस्टिंग और तखलीस के दरमियान फर्क को लिखिए। और इसके बाद में दूसरा सवाल, तहवील एजेंट की एक मिसाल दीजिए। तहवील एजेंट की एक मिसाल दीजिए। उसके बाद तीसरा सवाल है, दाखिल से क्या मुराद है? तो अजीज बच्चों, दाखिल के ताल्लुक से आपको मालूमात है, उससे क्या मुराद है आप लिखिए। और आखिरी क्वेश्चन, दाखिल की रोकथाम किस तरह की जाती है? दाखिल की रोकथाम किस तरह से करते हैं, उसके वहां पर एहतियाती तदाबीर आप बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इस आखिरी वीडियो में धातें और गहरे धातों के ताल्लुक से पूरे उन्वान में, मतलब ग्रेड 1, 2, 3 और 4 में ज़्यादा तक हो सके मैंने मालूमात आप तक पहुंचाई है, और आपने भी उस मालूमात को अपने नोटबुक में दर्ज किया होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप तमाम ने इस सबक यानी धातुओं के ताल्लुक से मालूमात हासिल की होंगी, और आप तमाम से उम्मीद करता हूं कि वह आप अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें और स्टडी करते रहें, मुताला करते रहें, और अच्छे से होमवर्क करके अपने उस्ताद से इसकी जांच कराएं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।